नमस्कार, साहित्य लोकम में आपका तहे दिल से स्वागत है। हिंदी साहित्य लोकम के इस पहले अंक में आज हमारा पाठ्य विषय है कबीर की साखियां और उनका जीवन। इस विषय पर विचार करने से पहले आइए हम हिंदी साहित्य के इतिहास का एक संक्षिप्त अवलोकन करते हैं। साहित्य का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव जाति के इतिहास का अस्तित्व। इसका कारण यह है कि साहित्य मनुष्य की भावनाओं, कल्पनाओं, संवेदनाओं, विचार और चिंतन का सृजनात्मक अभिव्यक्ति है। आदिम युग से ही कला और साहित्य के विभिन्न रूप हमें दिखाई देते हैं। साहित्य का आदिम रूप मौखिक था। लोकगीतों के रूप में, लोक कथाओं के रूप में साहित्य हमें दिखाई देता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता गया। कालांतर में भाषा का विकास हुआ, लिपियों का आविष्कार हुआ और साहित्य लिपिबद्ध रूप से अवतरित होने लगा। हिंदी साहित्य के विकास क्रम के अनुसार इसको 4 कालों में बांटा गया है, जिसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। भक्तिकाल का अपना ही विशेष महत्व है। 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक के समय को भक्तिकाल कहा गया है। भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग था। इस युग में हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवियों का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने अपनी उत्कृष्ट रचनाओं से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। भक्तिकालीन साहित्य को हम 2 धाराओं में देखते हैं, जिसे निर्गुण धारा और सगुण काव्य धारा कहा जाता है। निर्गुण काव्य धारा में भी 2 शाखाएं थी, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रवर्तक कवि थे कबीरदास। कबीर का जन्म 1328 में हुआ था और ऐसा माना जाता है कि कबीर 120 वर्ष तक जीवित रहे। कबीर का आविर्भाव ऐसे युग में हुआ जब भारतीय समाज में धार्मिक रूढ़ियां, धार्मिक बाह्य आडंबर और अंधविश्वास का बोलबाला था। कबीर ने अपनी वाणी से समाज में सुधार लाने और सामाजिक परिवर्तन के अनेक प्रयास किए, जिसके कारण शासक वर्ग की ओर से उन्हें प्रतिरोध का सामना भी करना पड़ा। कबीर ने अपने जीवन काल में इस प्रकार कहा था कि कागज, कलम, दवात छुयो नाई। इसका अर्थ यह है कि विधिवत रूप से उन्हें अक्षर ज्ञान नहीं था, परंतु कबीर एक जन्मजात कवि थे। उन्होंने जो कुछ कहा काव्य रूप में ही कहा और उनकी वाणी में इतना मर्म था कि समकालीन समाज में उनकी रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय थी। कबीर के मृत्यु के पश्चात, उनके मरणोपरांत उनके शिष्यों ने उनकी रचनाओं को संकलित करके एक ग्रंथ का रूप दिया और उस ग्रंथ का नाम है बीजक। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। आज हमारा पाठ्य विषय साखी है। साखी शब्द का अर्थ है साक्षी या साक्ष्य, अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान। कबीर देश देशांतरों में भ्रमण करके जीवन के अनुभव से समृद्ध थे। उन्हीं जीवन अनुभवों को उन्होंने साखी के रूप में पिरोया है। साखी में जीवन के नैतिक मूल्य और आध्यात्मिकता के निगूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में और सरल दृष्टांतों के माध्यम से अवतरित किया है। यहाँ पर हम कबीर के कुछ साखियों का उल्लेख करेंगे और उसकी अर्थ की व्याख्या भी करेंगे। कबीर की एक साखी इस प्रकार है। कबीर कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इस साखी का अर्थ यह है, कबीर कहते हैं कस्तूरी मृग की नाभि में कस्तूरी नाम का अत्यंत तीव्र सुगंधित पदार्थ बसता है, परंतु कस्तूरी मृग इस सत्य से अवगत नहीं होता। इस सुगंध के उद्गम को जानने के लिए यह मृग वन वनांतरों में भटकता है। कबीर कहते हैं कि मनुष्य भी इसी प्रकार है, क्योंकि मनुष्य इस सत्य को नहीं पहचान पाता कि ईश्वर का वास स्वयं उसके अंदर है। इसलिए वह मंदिरों में, देवालयों में ईश्वर की खोज में भटकता ही रहता है, जबकि ईश्वर स्वयं उसके अंदर निवास करते हैं। इसी प्रकार एक अन्य साखी में कबीर कहते हैं, निंदक नेड़ा राखिए आंगने कुटी बंधाए। निंदक नेड़ा राखिए आंगने कुटी बंधाए, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। इस साखी के माध्यम से कबीर यह कहना चाहते हैं,
कि हमें अपने निंदकों और आलोचकों को अपने आंगन में कुटिया बांधकर उन्हें बसाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है, निंदक निरंतर हमारे दोषों, हमारी गलतियों का स्मरण कराता रहेगा, और यदि हम अपनी गलतियों को समझकर निरंतर उसमें सुधार करें तो हम अपने स्वभाव को निर्मल और शुद्ध बना सकते हैं। इस प्रकार से निंदक और या आलोचक हमारे शत्रु नहीं, हमारे मित्र हैं। यही कबीर इस साखी के माध्यम से कहना चाहते हैं। एक अन्य साखी में कबीर ने मधुर वचन या मधुर वाणी के महत्व को दर्शाया है। कबीर कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे दूसरों को सुख दे। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को अपने मन के अहम भाव या अहंकार को त्याग कर ऐसे मीठा वचन बोलना चाहिए जो एक तरफ हमें आनंद प्रदान करेगा, दूसरी तरफ सुनने वाले का मन भी आनंद से भर देगा। इस साखी में कवि ने मीठे वचन या मधुर वचन के महत्व को दर्शाया है। इस तरह से साखियों के माध्यम से कवि ने दैनिक जीवन के नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक रहस्यों की निगूढ़ता को सरल दृष्टांतों के माध्यम से अवतरित किया है। तो आज के साहित्य लोगम के यह पाठ्य विषय यही समाप्त होता है। अगले अंक में हम एक नए विषय के साथ अवतरित होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।